झारखंड के सबसे युवा विधायक जयराम महतो, और जयराम महतो अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद भी हैं लाइव में। उनसे आप भी अगर कुछ सवाल पूछना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट के जरिए हम उस सवाल को ले लेंगे आपके सवाल को। लेकिन जयराम महतो आखिर कैसे बन गए जयराम महतो? क्या टाइगर जयराम महतो बनने की पूरी कहानी क्या है? इस सब के बारे में विस्तार से बात करेंगे। जयराम महतो आगे और राजनीति में क्या करने वाले हैं उसके बारे में बात करेंगे। क्या जिस प्रकार से अभी वो लोगों की आवाज को उठा रहे हैं, लोगों की कठिनाइयों को सुनते हैं, क्या आने वाले समय में भी इसी प्रकार से वो करते रहेंगे या नहीं करेंगे? क्योंकि जो मीडिया होती है वो वॉच डॉग की भूमिका में रहती है हमेशा, और जयराम महतो को अभी जिस प्रकार से कवरेज मीडिया में मिल रहा है, आगे भी कवरेज इसी प्रकार से मिले, इसके लिए उनको लगातार इस प्रकार के प्रयत्न करते रहने होंगे। अगर वो नहीं करेंगे इस प्रकार से, तो यही मीडिया है जो आज उनको काफी तवज्जो देती है, वो आने वाले समय में उनको उतना तवज्जो नहीं देंगे। इस सब पर हम विस्तार से बात करेंगे। अभी हमारे साथ जयराम महतो है। जयराम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप पहली बार पंजाब केसरी के साथ जुड़े हैं। जी धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो आप अपने बारे में बताइए, क्योंकि हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि आप कि आपने जो राजनीति में आने का एक सोचा, तो उसके पहले आपके जीवन में जो आपने राजनीति में कदम रखा, उससे पहले आपका जीवन किस प्रकार से रहा? देखिए, एक मिडिल क्लास फैमिली में जिस प्रकार एक युवा का करियर होता है, जीवन होता है, मेरा भी जीवन उसी के समांतर रहा है। बड़ी मुश्किल से जो माता पैसे जुगाड़ करके पढ़ाई लिखाई में खर्च करती थी, ताकि उनको विश्वास था कि एक मिडिल क्लास फैमिली में गरीबी की जंजीर को तोड़ना है तो शिक्षा बहुत जरूरी है। बेटा पढ़ेगा लिखेगा तो कुछ बनेगा, कुछ करेगा, और जो घर की हालत है उसे सुधारने का कार्य करेगा। वही एक जहद चल रही थी, एक कसमकस की जिंदगी थी। हम मास्टर ऑफ आर्ट्स धनबाद के पीके रॉय मेमोरियल कॉलेज से करने के बाद विनोद बिहारी महतो विश्वविद्यालय धनबाद से ही इंग्लिश साहित्य में, अंग्रेजी साहित्य में पीएचडी के छात्र थे, स्कॉलर थे, अभी भी हैं। मेरी पीएचडी की पढ़ाई कंप्लीट नहीं हुई है। और उसी दरमियान एक प्रोटेस्ट हुआ स्टूडेंट्स का लैंग्वेज को लेकर। स्टूडेंट्स का तर्क था कि लैंग्वेज उत्तर प्रदेश और बिहार की मूल लैंग्वेज है, और अगर ये लैंग्वेज झारखंड में भी अगर कहीं है तो वो बिहार और उत्तर प्रदेश की जो सीमा लगती है उन क्षेत्रों में बोली जाती है, और लेकिन धनबाद और बोकारो में इन लैंग्वेज का कोई रोल नहीं है। ये यहाँ के जो ओरिजिनल लोग हैं, ओरिजिन पीपल हैं, जो उनकी भाषा नहीं है। तो उसी में एक प्रोटेस्ट होता है, उस प्रोटेस्ट में हम भी आते हैं, और जब हम अपनी बातों को रखते हैं, अपने तथ्य को, अपने तर्कों को रखते हैं, झारखंड आंदोलन के किस्सों को, तो काफी लोकप्रिय हो जाते हैं, और फिर लोग लगातार कार्यक्रमों के माध्यम से हमें बुलाने लगते हैं, हमारी भाषणों को सुनने लगते हैं, और हमारे भाषणों में झारखंड की समस्याएं होती हैं। वो हमारी भाषणों में वो झलक होती है जो 24 साल पहले हमारे पूर्वजों ने देखा था झारखंड अलग राज्य करने से पहले। तो उनको लगा कि 24 सालों में जो उम्मीदें खो गई हैं, जो सपने मुरझा गए हैं, इस युवाओं की आवाज में वो सपने फिर से एक बार हमें हमारी आंखों के सामने दस्तक दे रहे हैं। तो फिर नहीं, लोग तो लगातार आपको ये लगा कि ये अगर आप इसको और बेहतर तभी कर सकते हैं जब आप राजनीति में एंट्री कर लें। क्या यही वजह है राजनीति में आने की, या फिर और भी आपको लगा कि नहीं, ये एकमात्र एक ऐसा साधन है जिसके जरिए लोगों की आम जनमानस की आवाज को काफी प्रमुखता से उठाया जा सकता है? तो ये आपके जहन में था, या आपको लगा कि एन के एन प्रकार किसी प्रकार से विधायक बन जाना है या सांसद बन जाना है, और फिर देखेंगे जैसा होगा आगे, राजनीति जैसा चलेगा वैसा चलते रहेगा? विधायक सांसद तो एक बहुत बड़ा ड्रीम होता है, और महज 2 साल में मैं अपनी बड़ाई और प्रशंसा नहीं करूंगा, लेकिन महज 2 वर्षों में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल करना एक सपने जैसा होता है। 2 साल पहले मेरे गांव और 2-4 गांवों के अगल बगल के लोगों के अलावा मुझे कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, ना मेरी कोई विशेष उपलब्धि। मैं भी वही एक साधारण सा छात्र जिसकी आंखों में एक सपना है कि कंपटीशन की तैयारी करेंगे, एक सरकारी नौकरी करेंगे, चाहे वो 3rd ग्रेड की हो, 4th ग्रेड की हो, एसएससी की हो या जीडी की हो। और मैं कई बार आर्मी, सीआरपीएफ के दौड़ में मैं भाग लेने गया,
कहीं मैं हाइट में, तो कहीं गुदने के कारण, तो कहीं दौड़ में छट गया। तो एक मिडिल क्लास फैमिली का मैं बेटा हूँ और मेरे सपना था झारखंड पुलिस, इंडियन आर्मी जो जीडी होता है, जीडी रैंक, उसमें भी अफसर रैंक नहीं, जीडी रैंक, उन चीज़ों को देखना। उसके बाद जब पढ़ाई बढ़ने लगी तो सोचे चलिए सरकारी टीचर बनेंगे। अब मास्टर ऑफ आर्ट्स कर लिए हैं। पीएचडी जब करने लगे तो लगा चलिए सरकारी प्रोफेसर ना सही पार्ट टाइम लेक्चरर कहीं बन जाएंगे, क्योंकि झारखंड में परिस्थिति झारखंडियों के लिए सामान्य नहीं है प्रोफेसर बनने की। तो पार्ट टाइम लेक्चरर कहीं बन जाएंगे, अगर पीएचडी कंप्लीट कर लेंगे तो घर का परिवार का भरण पोषण हो जाएगा। तो उस परिवार से आने वाला बच्चा कभी सांसद विधायक बनने का सपना तो नहीं सजा सकता है। तो ये कहीं ना कहीं एक नियति और समय की डिमांड थी कि मैं एक आवाज बन के झारखंड की वह आवाज बन के आया जो 24 साल पहले लोग देखा करते थे, लेकिन बीते 24 वर्षों में यहाँ की उदासीन पॉलिटिक्स ने उस आवाज को ही दबा दिया था। तो फिर जब हम आए तो लोग हमें सुनने लगे। आपने और जहाँ आपने अभी कहा कुछ देर पहले कि आप लोगों की आवाज बनने लगे, आप पॉपुलर होने लगे जब उस प्रकार से आप लोगों की आवाज उठाने लगे, जो खास करके स्टूडेंट मूवमेंट का जो चल रहा था। तो क्या अब आप इसी प्रकार से, क्योंकि अभी हम लोग लगातार देखते हैं आपकी वीडियो को, उसमें ये दिखता है कि आप कहीं भी जाते हैं और बहुत ही उसके साथ एकदम उग्र होकर, अगर आप वो काम नहीं करते हैं तो अधिकारी के साथ आप उग्रता से पेश आते हैं। क्या आप इसी प्रकार से आम जनमानस की आवाज को उठाते रहेंगे आने वाले समय में, या फिर जो आज तक का जो पैटर्न देखने को मिला है कि जो विधायक बन जाते हैं, सांसद बन जाते हैं, वो जब राजनीति में इस प्रकार से उनकी एंट्री हो जाती है इस रूप में, तो फिर वो एक प्रकार से शिथिल सा पड़ जाते हैं, या फिर उस प्रकार से मुखर होकर नहीं बोल पाते हैं, चाहे वो पार्टी के दबाव में, या फिर, और आपकी तो अपनी पार्टी है, वो अपनी पार्टी के दबाव में, या फिर लोगों का लगता है कि चलो अब बन गए हैं, हम इस मुकाम पर पहुंच गए हैं, अब ठीक है, जनता साथ देती रहेगी और छोटे छोटे मुद्दों को कभी कभी उठाते रहेंगे। तो क्या आपका जो करियर है वो इसी रूप से आगे बढ़ेगा, या आप भी उसी में शामिल होंगे? देखिए, अगर हम उसमें शामिल हो जाएंगे तो भी हम जाते हैं, लोगों की जो एक ललक होती है हमसे मिलने की, हमसे बात करने की, हमारे साथ जुड़ने की, वो लालसा उनकी समाप्त हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि मैं जिस व्यवहार के साथ राजनीति में आया हूँ, उसी व्यवहार के साथ राजनीति को मैं अपने पद पर बढ़ाता रहूंगा। अच्छा, ये कहा जा रहा है आपके बारे में कि आपको जो है विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आपके पास जो है वो उप मुख्यमंत्री पद का ऑफर था। तो एक तो आप हमारे दर्शकों को ये एकदम बिल्कुल क्लियर कट, एकदम बिना लाग लपेट किए हुए, यानी कि कोई बात बिना छुपाए हुए, कि आप बताइए कि आपको क्या ये ऑफर था, और अगर ऑफर था तो किस पार्टी से ये ऑफर था आपके पास? देखिए, पार्टी का नाम थोड़ा सा हम सार्वजनिक नहीं करेंगे, क्योंकि उस मीटिंग में यही कहा था कि तुम, चूंकि आप युवा हैं और आप मीडिया में जो भी बात आपका दिल में आता है बोल देते हैं, तो कम से कम हम लोग का हर चीज सार्वजनिक मत कीजिएगा। तो शर्त थी वहाँ, मतलब 1 दर्जन के आसपास सीटों का ऑफर था, और निसंदेह जो उनके प्रतिनिधि बन के आए थे, डिप्टी सीएम का जो पोस्ट है उसके लिए हमें कह रहे थे कि अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो आप डिप्टी सीएम का चेहरा बनिएगा। तो हमने कहा कि नहीं, देखिए भविष्य क्या होगा अलग विषय है, लेकिन चूंकि पहला चुनाव है और हम लोग एक यानी ये हम माने हैं कि अब जो है जयराम महतो भी राजनीति के उस गुण को सीख रहे हैं कि कौन सी बातें मीडिया में बोलनी चाहिए और कौन सी नहीं बोलनी चाहिए। ये अब धीरे धीरे जयराम महतो एक प्रकार से उसके मतलब उसमें जाने लगे हैं। देखिए, अब सीखना पड़ता है समय के अनुसार। हालांकि हम लोग अभी भी मतलब स्पष्टवादी हैं, दिल में जो भी बातें आती है उसे छुपा के नहीं रखते हैं, स्पष्ट कह देते हैं और साफ शब्दों में, तो इसलिए लोग पसंद भी करते हैं। लेकिन कुछ कुछ बातों का प्रोटोकॉल बन जाता है, उसमें हम लोग बंध जाते हैं। बाकी जो था सो हमने पहले भी कहा था, लोकसभा में भी ऑफर था 2 सीटों का कि आप और आपका कोई एक साथी चुनाव लड़े, हमारे संगठन में आके लड़िए। चूंकि उस समय हमारी पार्टी का रजिस्ट्रेशन लोकसभा में नहीं हुआ था, लेकिन हम लोग इंडिपेंडेंट लड़के हम 3.5 लाख वोट लाए थे, जो कि झारखंड की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट 3.5 लाख वोट लाया। तो उस समय भी हम लोगों ने ऑफर को ठुकरा दिया था, क्योंकि अच्छा, हमारा कहा मानना था यह कि जा रहा है कि आपने सुदेश मत हाँ, नहीं, कहा यह जा रहा है कि आपने सुदेश महतो का जो स्पेस था उसको ऑक्यूपाई कर लिया, यानी सुदेश महतो जिस क्षेत्र जिसकी राजनीति करते हैं, जिस कुर्मी बिरादरी की राजनीति वो करते हैं, आपने उसको
आप सभी के बनकर रह जाएंगे रहेंगे? तो मान के चलिए लगभग 70 से ज़्यादा सीटों पे चुनाव लड़े और निसंदेह जो हम लोग का प्रदर्शन रहा वो अ, उत्तरी छोटा नागपुर, कोल्हान और दक्षिणी छोटा नागपुर के कुछ हिस्सों में रहा। हम लोग संथाल और पलामू का जो प्रमंडल है उसमें थोड़ा सा कमी रही, लेकिन ओवरऑल हम लोग का थोड़ा बहुत ही सही हर एक जगह हर एक बिरादरी के लोगों में समर्थन मिला है। और अगर हम कहें कि किसी एक वर्ग एक समुदाय तो ये उचित नहीं होगा। हालांकि जिस वर्ग और समुदाय की बात करें वो हमारा बेस वोटर है, इस बात से इनकार भी नहीं कर सकते हैं। तो वो बेस और कोर वोटर है, लेकिन उसके अलावा भी सभी वर्ग के लोगों ने वोट किया है। जैसे लोकसभा में मैंने 3.5 लाख वोट लाया था, तो 3.5 लाख वोट एक समुदाय का नहीं है, उसमें बहुत ज्यादा वोट अन्य समुदाय के लोगों ने दिया था। मैं विधानसभा जो मैं जीता उसमें 94-95 हजार वोट मैं लेके आया, तो उसमें बाकी लोगों ने भी दिया। उसके बाद जो मैं दूसरी सीट जहाँ मैं हार गया लेकिन सेकेंड रहा, वहाँ पे भी हमको लगता है कि वहाँ तो अन्य जो ओबीसी वर्ग हैं तथा एसटी एससी हैं उनका भी वोट हमें अच्छा खासा मिला था। देवेंद्रनाथ महतो की बात आप कर रहे हैं? जी जगन्नाथ महतो, देवेंद्रनाथ देवेंद्रनाथ महतो, देवेंद्र आपके आपके जो देवेंद्रनाथ। अच्छा, आप ये बताइए कि आपने आपके जो सहयोगी और हैं उनके ऊपर और आपके ऊपर खास करके एनडीए के लोगों का ये आरोप है कि आप किसी एक गुट से मिल गए या वहां से आपको पंप किया गया। ये आरोप है, ये देखिए, ये विपक्षी लगातार ये आरोप लगाते हैं कि वहां से आपको पंप किया गया और आप जो है वो एनडीए को हराने के लिए आपने पूरी ताकत झोंकी और आपने वहां पर बीजेपी और सुदेश महतो की तो एक प्रकार से सफाया आपने कर दिया सुदेश महतो का, और बीजेपी की भी बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहां पर कि आपकी वजह से बीजेपी की हार हुई और बीजेपी सत्ता में नहीं आ पाई। तो क्या ये जो विपक्षी बोल रहे हैं इसमें सत्यता है? देखिए जब चुनाव में हार जीत होती है तो कई कारण होते हैं। उन कई कारणों में अगर एक कारण वो लगा रहे तो वो उनका सोचने का नजरिया है। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब लोकसभा का चुनाव का परिणाम आया था तब लोगों ने हमने हमें कहा कि नहीं, हम लोग बीजेपी के लिए काम किए और इंडिया गठबंधन को नुकसान पहुंचाए। लेकिन जब विधानसभा का चुनाव आया तो फिर वही लोग कह रहे हैं कि हमने इंडिया गठबंधन को फायदा पहुंचाया और एनडीए को नुकसान पहुंचाया। वही लोग 6 महीना पहले हमें एनडीए के लिए काम करते हुए बता रहे थे और फिर 6 महीना बाद जब विधानसभा का चुनाव आया तो कह रहे कि इंडिया को हमने फायदा पहुंचाया। तो नई पार्टी जब आती है तो उसको चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि नई पार्टी को लोग वोट कटवा ही कहते हैं। लेकिन जब वो समय के साथ आगे बढ़ती है तो सारी बातें क्लियर हो जाती है। और हम लोग भी देखिए, वोट कटवा का मतलब क्या होता है? 10,000, 20,000, 25,000 वोट लाना। हम लोग 70-70 हजार वोट लेकर आए हैं। अभी वो लड़के जो 25 साल के हैं, 25 साल की लड़की हमारे हमारे कैंडिडेट बन के मतलब सेकंड स्थान लेके आती है, सिटिंग विधायक को थर्ड पे धकेल देती है। तो ये तो वोट कटवा नहीं है। 25, 26, 30 साल के लड़के लड़कियां चुनाव में लड़ते हैं, 60,000, 70,000 वोट गेन करते हैं। ये एक नई विचारधारा का कह सकते हैं उद्गम हो रहा है। एक नए दौर और नए सोच की राजनीति का झारखंड में एक मतलब आगाज हो रहा है, तो जिसका झारखंड के लोगों ने स्वागत किया है। नहीं, सुदेश महतो की तरफ से जब हम लोग भी उस आपके पूरे कैंपेन को कवर कर रहे थे और झारखंड की राजनीति को कवर कर रहे थे विधानसभा के लिहाज से, उस वक्त सुदेश महतो का कई बयान इस प्रकार से आए कि नहीं, जगन्नाथ मतलब आपके जयराम महतो से कोई खासा असर नहीं होने वाला है, जयराम महतो को उतना वोट नहीं आएगा। और सुदेश महतो इस प्रकार से अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे थे कि वो एनडीए में है, इसलिए एनडीए की जीत होगी। क्या आने वाले समय में, अब 2029 की बात हम कर रहे हैं अभी से ही, 2029 में जयराम महतो क्या एक बहुत बड़ा फैक्टर बनेगा और जयराम महतो क्या अपने बलबूते चुनाव लड़ेगा या किसी गठबंधन में शामिल होकर के जयराम महतो की पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए अभी हम लोग 5 साल जन समस्याओं पे काम कर रहे हैं। जन समस्याओं के समाधान, उनके जो समस्याएं उनके लिए लगातार हम लोग सवाल एराइज कर रहे हैं। बल्कि उन मुद्दों को हम टच कर रहे हैं जिन मुद्दों पे लोग स्किप कर जाते हैं या तो डक कर जाते हैं, बाउंसर समझ के बैठ जाते हैं। उन मुद्दों को हम लगातार हाईलाइट कर रहे हैं, चाहे कोयला माफिया का विषय हो, अवैध अतिक्रमण का विषय हो। लगातार उनसे हम टकरा रहे हैं, एक तरह से उनको अपना शत्रु बना रहे हैं। तो जो अभी सब्जेक्ट हैं, जो ज्वलंत है झारखंड में, उनको लगातार हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं, एराइज कर रहे हैं, उनको समाधान करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। और हमारा एक खेमा लगातार संगठन का विस्तार करने में लगा है। अब भविष्य क्या होगा वो भविष्य के गर्भ में है, वो हम लोग 2029 जब आएगा और उस समय परिस्थिति स्थिति का आकलन करते हुए तय करेंगे।
अच्छा, आपने कहा, अभी आपका एक बयान कुछ दिनों पहले आया, आप विस्थापित संघर्ष समन्वय समिति के एक सेमिनार में बोल रहे थे, जिसमें आपने कहा कि अब हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे चार की बात करो, और दो बच्चों को आप विद्रोह की भावना के साथ उनको तैयार करो ताकि वो अपने अधिकार को मजबूती से समझ सके और उसके लिए लड़ सके। तो क्या ये जो जनसंख्या नियंत्रण की एक तरफ बात हो रही है और आप इस प्रकार से कह रहे हैं कि हम दो हमारे दो नहीं, हम दो हमारे चार की बात कर रहे हैं, तो क्या ये आपको कितना सही लगता है? देखिए, सबसे पहली बात है कि मैं मानता हूँ कि एक माननीय जब है और इस प्रकार का हम बयान दे रहे हैं तो लोग उसे कहीं न कहीं विवादित बयान कहेंगे, लेकिन हम उस बयान पे 100 बार समर्थन करेंगे। क्योंकि हम जहाँ से आते हैं झारखंड से, वहाँ हम लोगों ने साइलेंट किलिंग देखा है। विस्थापन यानी साइलेंट किलिंग, साइलेंटली हमारा मर्डर होता है, साइलेंटली। प्रदेश की कंपनियां आती हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियां आती हैं, हजारों करोड़ का मुनाफा कमा के चली जाती हैं और हमारा गांव, हमारा खेत, खलिहान सब उजाड़ के, नेस्ता नाबूद करके, रौंद के, यानी हमें बर्बाद करके चली जाती हैं। इसीलिए लोग हमें हमारी बुराई करें, हमारी खिंचाई करें, हमारी आलोचना करें, लेकिन हम अपने उस बयान पे आज भी कायम हैं, हम दो, हमारे दो। लेकिन यहाँ जहाँ विस्थापन का क्षेत्र, ये मैंने सब झारखंडी के लिए नहीं किया। जहाँ विस्थापन है, जहाँ बीसीसीएल, सीसीएल, डीवीसी, एचईसी, टाटा, टिस्को की कंपनियां हैं, जहाँ रोज हमारी जमीनों को मारपीट के लिया जाता है, एकदम रोज रोज। पहले पहले भी स्थापित करेंगे, उसके बाद आप कोर्ट का चक्कर काटिए और 3 पीढ़ियां बर्बाद हो गई, पता नहीं मुआवजा मिला कि नहीं मिला, नियोजन मिला कि नहीं मिला। और हमारी जमीनों पे लास्ट में क्या करेंगे, रियल एस्टेट को बेच देंगे, अन्य लोगों को आकर जमीन को बेचकर बसाएंगे, माफिया उन जो जमीन उनसे कब्जा में कर लेंगे। ये झारखंड की कड़वाहट सच्चाई है। इसीलिए विस्थापन यानी एक तरह से साइलेंट मर्डर है झारखंडियों का। तो उस पे हम अपना स्टैंड क्लियर रखते हैं, आज भी कहेंगे। जब हमको देश की मीडिया में भी हमें बैठने का मौका मिलेगा, वहां भी कहेंगे कि जो विस्थापित क्षेत्रों से आते हैं, औद्योगिक क्षेत्रों से आते हैं, जो माइंस के क्षेत्रों से आते हैं, वो हम दो नहीं, एक दो एक्स्ट्रा ही पैदा करें और उनको बिल्कुल लड़ने भिड़ने के लिए तैयार रखें। अच्छा, आप ये बताइए कि आप लगातार स्थानीयता की मुद्दों को उठाते हैं, स्थानीयता वाले मुद्दों, और उसमें आप देखिए, एक तो आपने जिस भाषाई आधार पर आपने कहा, एक तो आपको यूपी बिहार में या इस प्रकार से आप ही के राज्य के कुछ नेता जो है आपको यूपी और बिहार के विरोधी बता दिए, एक तो वो विरोधी नहीं नहीं, बताने आज लगे। दूसरा, जी जी बताइए। इंटेलेक्चुअल लोग हैं, चाहे वो यूपी के हैं, बिहार के हैं, वो झारखंड की मूवमेंट को जेन्युइन कहते हैं। देखिए, हम तो स्पष्ट कहते हैं कि उत्तर प्रदेश रहे, बिहार रहे, खासकर बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये चारों हम लोग आपस में भाई भाई हैं। और 1912 तक जब बिहार का बंटवारा नहीं हुआ तो उससे पहले सभी बंगाल प्रेसिडेंसी का अंग थे। फिर 1936 के आसपास उड़ीसा का विभाजन हुआ, फिर 2000 में झारखंड का विभाजन हुआ। लेकिन हमारा कहना है कि जब चारों का बंटवारा हुआ है, वे लोग सभी अपने अपने बंटवारे पे खुश हैं, तो हमारे बंटवारे पे किसी, हमारे हक हुकूक पे किसी की नजर नहीं होनी चाहिए। और जो भी कहीं के रहे, हम स्पष्ट जानते हैं कि हर इंसान को जो अपना अपना खाता है उसे प्रकृति कहते हैं, जो किसी दूसरे को अपनी रोटी खिलाए उसे संस्कृति कहते हैं, और जो किसी दूसरे की रोटी को छीन के खाए उसे विकृति कहते हैं। तो झारखंड में विकृति हो रही है। आप आके देखिएगा, जमीन हमारी गई उद्योगों में, वहां आके जब सर्वे कीजिएगा आपको पता चलेगा कलकत्ता के मैनेजर हैं, आपको पता चलेगा पटना के अधिकारी हैं, ठेकेदार इलाहाबाद के हैं। तो ये तो अन्यायपूर्ण है। हमारी जमीनें गई हैं तो हम कहीं नहीं, हम कहीं भी नहीं है, हम लात जूते खा रहे हैं, हम मजदूरी के लिए भी यहाँ फिट नहीं है झारखंड में। बिल्कुल आप सही मुद्दे को उठा रहे हैं, लेकिन अब मेरा सवाल ये है कि आप हेमंत सरकार के कुछ मुद्दों का समर्थन भी करते हैं, और करना भी चाहिए। एक विधायक को ऐसे भी, अगर सरकार कोई बढ़िया काम करती है तो सिर्फ इसलिए नहीं कि आप क्योंकि उनके साथ नहीं है या उनके विपक्ष में है तो आप उनकी बुराई कीजिए। अगर वो कोई काम, सरकार बढ़िया काम कर रही है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता है कि हेमंत सरकार पिछले 5 साल से हेमंत जी है शासन में, और 1932 खतियान की जो मुद्दा है उसको वो लागू नहीं करवा पा रहे हैं? देखिए, सरकार को मालूम है कि कुछ मुद्दों को अगर जिंदा रखें तो राजनीति ठीक ठाक हो जाती है। इसीलिए वह शुद्ध मन से, स्वच्छ मन से कभी इस विषय की ओर ना आगे बढ़ती है। कोई ना कोई कोई ना कोई इश्यूज रह जाते हैं। और फाइनली झारखंड के लोग जो आज, जब से झारखंड अलग हुआ है तब से वही डिमांड कर रहे हैं कि झारखंड के कौन है, ये परिभाषित होना चाहिए। देखिए, हम नागरिकता हमारी एक ही है, हम आप भारतीय हैं, हम भारतीय हैं, लेकिन हमारी जो राज्य मूल निवासी होने का जो आधार है वो एक ही राज्य का होता है। यदि आप महाराष्ट्र के निवासी हैं तो फिर आप गुजरात के निवासी नहीं हो सकते हैं। तो बस यही तो परिभाषा मांग रहे झारखंड के लोग कि भाई झारखंड के कौन है। और यही हमारी लड़ाई है, और एक संघर्ष के बाद हमने झारखंड को पाया है। ऐसा नहीं
देखिए बाकी जो राज्य हैं उनका बंटवारा बहुत सरल तरीके से हुआ है, लेकिन हमारा सरल तरीके से बंटवारा नहीं हुआ है। इसीलिए हमारा नहीं, मानना है कि इसीलिए हमारा मानना यही है कि इस राज्य के बनने का उद्देश्य क्या था, ये राज्य बना क्यों था? बस यही सवाल है कि राज्य को हमने लड़के शहादतों की तो एक लंबी लिस्ट है। जब आप झारखंड आंदोलन को समझेंगे तो शोषण, प्रताड़ना, उत्पीड़न की एक बहुत लंबी कहानी है, एक लंबी दास्तां है। तो उस दास्तां को हमने सहकर एक राज्य लिया है। तो क्यों लिया है? अगर हमारे राज्य लेने के बाद भी वही लोग राज्य को चलाएंगे जिनसे हमने लड़कर झारखंड राज्य लिया है, तो फिर राज्य के लेने और अलग करने का कोई उद्देश्य ही नहीं था। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम भी आज कई वर्षों की नहीं, हम लोग शताब्दियों की लड़ाई लड़ते लड़ते अब थक चुके हैं। हम चाहते हैं कि युद्ध का विराम हो और झारखंड के लोग जो अपनी सारी मैंने यहाँ के लोगों ने अपना जीवन देने के साथ साथ अपनी खेत खलिहान भी उद्योगों को दे दिया है, तो कम से कम वहाँ उनके साथ न्याय हो और शांति के साथ झारखंड के लोगों को जीने के लिए छोड़ दिया जाए। अच्छा ये बताइए, आप एक युवा हैं और सबसे कम उम्र के, शायद मेरे हिसाब से सबसे कम उम्र के आप विधायक हैं झारखंड विधानसभा में। 2024 में सबसे कम उम्र के हैं। इससे पहले के सत्र में हमसे भी युवा थे, एक दो साल कम। उसमें तो अम्बा प्रसाद भी थी और भी बहुत सारे लोग हैं, लेकिन 2024 मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, मेरा सवाल ये है आपसे कि आप फ्री बीज, जो जिस प्रकार से फ्री बीज पूरे देश में, ये नहीं है कि सिर्फ झारखंड सरकार हो, दिल्ली की सरकार हो या फिर यूपी हो, महाराष्ट्र हो, कहीं भी पूरे देश में हर जगह फ्री बीज की बाहर सी एक प्रकार से आ गई है पूरे देश में। तो आप इस फ्री बीज के समर्थन में हैं या आपको लगता है कि नहीं, फ्री में कोई चीज नहीं देना चाहिए, जो जिनका हक है वो उनको मिले, लेकिन उसके बदले कुछ उनको आप काम दीजिए, काम के बदले उनको आप पैसे दीजिए तो ठीक है? क्या फ्री बीज सही है या गलत है? देखिए हमारे हेल्थ फैसिलिटी फ्री होनी चाहिए, एजुकेशन की फैसिलिटी फ्री होनी चाहिए, जस्टिस फ्री में मिलना चाहिए, और अगर फ्री में मिलना चाहिए तो जैसे कि दिव्यांगों को मिलना चाहिए, वृद्धों को मिलना चाहिए, जो असक्षम है, जो कार्य करने में असक्षम है, उनको फ्री मिले। लेकिन जो लोग सक्षम हैं, जो कुशल हैं, जो सामर्थ्य हैं, जो जिनमें ऊर्जा है, तो उनको कम से कम काम के बदले ही मेहनताना और दाम मिले तो उचित रहेगा। तो आप महिला सम्मान योजना के पक्ष में हैं या खिलाफ हैं? देखिए हमने उस पर अपना स्टैंड सदन के अंदर ही दिया था कि 50 साल की आयु की जो महिलाएं हैं उनको अगर आप सम्मान देते हैं तो हम समर्थन करते हैं, लेकिन आप 18 और 25 साल की बहनों को देते हैं तो इसमें क्या होगा कि वे नौजवान जो जितोड़ मेहनत करके महीने में 2,000-3,000 रुपया कमा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में काम करके, तो उनको कहीं ना कहीं आप मनोबल को कम कर रहे हैं। आप किसी को बिना काम किए अगर 2,500 देते हैं, और जो लोग मतलब मान के चलिए कोई भी काम रहे, चाहे मिट्टी काट के रहे, मजदूरी करके रहे, या फिर प्राइवेट में जाके वो ट्यूशन पढ़ा के रहे, वो महीने में अगर 2,000 से 3,000 4,000 रुपया अगर हाड़ तोड़ मेहनत से कमाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में एक आप नकारात्मक संदेश भर रहे हैं। तो इसीलिए मैंने वहां भी तर्क दिया था, अगर महिलाओं को सम्मान देना है तो उनको वो पैसा स्कॉलरशिप के तौर पर पढ़ने लिखने में इस्तेमाल हो, उसके लिए दिया जाए। और मैंने कहा था कि 50 साल की जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, आप उनको अगर ये सम्मान देते हैं तो ठीक है। उसके बाद भी देखिए, अगर आपने सम्मान दिया तो अभी आगे झारखंड का आप सर्वे कीजिए, जो वृद्धा पेंशन है वो 4 महीना से बंद है, जो विकलांग पेंशन है वो 4 महीना से बंद है, जो रस्तियां हैं, पोषण सखी है, जल सहिया है, स्वास्थ्य सहिया है, उनका पेमेंट बंद है। तो अभी जब भी गांव में जाते हैं तो किसी को कटौती करके अपने वोट बैंक के लिए अगर दे रहे हैं तो ये कहाँ तक उचित है? यानी आप ये बताइए कि अब उस सवाल से हम हटते हैं और थोड़ा बीजेपी की तरफ आते हैं कि ये कहा गया कि बीजेपी की हार में आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही, और बीजेपी जिन मुद्दों को छू रही थी, खास करके जो बांग्लादेशी घुसपैठ का जो मुद्दा था, क्या सिर्फ बीजेपी की हार सिर्फ ऐसे मुद्दों की वजह से हुई कि वो पूरे राज्य में जो है वो बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा बना दी, और जो ग्रामीण जो छोटे छोटे मुद्दे थे उसको गौण कर दिया गया? क्या वो मुद्दा है या जयराम महतो एक फैक्टर है जिसकी वजह से बीजेपी की हार? देखिए ठीक है, वो लोग क्या कहते हैं नहीं कहते हैं, आंकड़े क्या कहते हैं। बीजेपी जब गुजरात में जाती है तो गुजरात के विकास की बात करते हैं, गुजरातियों की बात करती है, बिहार में बिहारियों की बात करती है, महाराष्ट्र में मराठियों की बात करती है। राज्य के चुनाव, क्योंकि देश का चुनाव देश के लिए होता है, जब राज्य का चुनाव होता है तो राज्य के लिए होता है। कर्नाटक में कर्नाटक वासियों की बात करती है, लेकिन बीजेपी झारखंडियत को समझती ही नहीं है। आप अगर बीजेपी के खेमे में चले जाए, उनके जिला कार्यालय में चले जाए, तो वहाँ झारखंड की ना भावना ना झारखंडी लोग दिखेंगे।
वहाँ वो आप बीजेपी के तमाम लीडर देख लें, उन्होंने मंत्री किन्हें बनाया? संजय सेठ, जो शायद हरियाणा या राजस्थान से संबंध रखते हैं। वो जब भी बीजेपी को इस राज्य में मौका मिलता है, वो बोरो प्लेयर्स को उतारते हैं, उनके सहारे चुनाव जीतते हैं और उनको तवज्जो देते हैं। झारखंड की जो जनमानस है, वो इसीलिए उनको दरकिनार करती है। बीजेपी झारखंड के मुद्दों पे कभी खुल के बात नहीं करती है। जैसे जब वो गुजरात मॉडल की बात करती है, गुजरात में जाके, बम्बई में जाके बम्बई, महाराष्ट्र में जाके महाराष्ट्र की बात करती है। जब झारखंड आए तो झारखंड के में विस्थापन की बात करे, झारखंड में कोयला कानून की बात करे, झारखंड में उद्योग कानून की बात करे, झारखंड में जो स्थानीय नीति है उसकी बात करे। तो जब झारखंड में आते हैं, झारखंड में सरना धर्म कोड, आदिवासियों की मांग है, उस पर बात करें। आज कुर्मी समुदाय जो आदिवासियों के बाद एक बड़ी आबादी है, उनके डिमांड्स पे बात करें। तो जो झारखंड के इश्यूज हैं, उन पे बीजेपी कभी बात ही नहीं करती है। बीजेपी उन विषय को दरकिनार करती है और अक्सर देखिएगा उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात से बोरो जो प्लेयर्स होते हैं, लीडर्स होते हैं, उनको झारखंड में स्थापित करती है। तो आगे झारखंडी मान के चलिए, उनका कब तक उनके सहारे झारखंड में अपना भविष्य देखेगी। तो पहले अगर बीजेपी झारखंड में पता करना चाहती है, तो उनमें झारखंडी तो भावना होनी चाहिए, झारखंड के लोगों के साथ उनका कनेक्टिविटी होना चाहिए, जुड़ाव होना चाहिए। अच्छा, एक सवाल हेमंत सोरेन से जुड़ा हुआ है, क्योंकि हेमंत सोरेन के बारे में जब उनको ईडी के द्वारा जेल भेजा गया, तो उसमें बहुत सारे लोगों ने ये कहा, कुछ नेताओं ने ये कहा कि वो पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत उनको फंसाया गया और उनको जेल में भेजा गया। आप क्या मानते हैं कि वो उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई, वो सही कार्रवाई थी या पॉलिटिकल वेंडेटा के तहत वो कार्रवाई थी? कार्रवाई तो पॉलिटिकल ही रही, मान के चलिए। ऐसा नहीं, अगर अगर मुख्यमंत्री दोषी हैं या फिर उनसे कोई ऐसा हुआ था त्रुटि भूल, तो अगर आप उन पे कार्रवाई के पक्ष में, तो क्या पार्टी में भी दूध के दूल्हे तो नहीं है। जबकि उनके कई सांसद विधायक ऐसे हैं जो अखबार के पन्ने छापते हैं कि उनका कई हजार करोड़ों में उनकी संपत्ति है। तो उनकी भी जांच अगर वो करते हैं, तो शायद झारखंड के भोले भाले लोग समझते कि नहीं, चलिए भाई, ये गलत पे कार्रवाई कर रही है, अगर उनके पार्टी के लोग भी गलत कर रहे हैं तो उस पर कार्रवाई कर रही है। लेकिन वो इन सब चीजों पे देश में एक बीजेपी को लेकर ये माइंडसेट हो गया है कि जो ऑटोनोमस बॉडी है, चाहे वो ईडी हो, सीबीआई हो या फिर तमाम जो ऑटोनोमस बॉडी है, वो बीजेपी के सहारे पे चल रही है। तो इसका झारखंड में भी असर दिखा। मुख्यमंत्री को जेल में डालना उनके लिए नुकसानदायक रहा। आखिरी सवाल आपसे पूछेंगे कि अगर जयराम महतो आने वाले, एक तो 2029 की बात आपने चूंकि कह दिया, आपको अगर चुनना होगा अभी, तो अभी आपको अगर कहे बीजेपी वाले कि आप मेरे पक्ष में आ जाइए और उधर से हेमंत सोरेन कहे कि मेरे पक्ष में आ जाइए, तो आप किस तरफ जाना पसंद करेंगे? देखिए, जो झारखंड के मुद्दों को सॉर्ट आउट करने का स्पष्ट वादा करे, एक संतोषजनक विश्वास दिलाए, तो कोई भी राजनीतिक दल रहे जो झारखंड के मुद्दों को समाप्त कर सके, झारखंड के लोगों के साथ न्याय कर सके, हम लोग उनके साथ सोचेंगे। आपके हिसाब से झारखंड के 5 बड़े ऐसे कौन से मुद्दे हैं जिनको आपको अगर बनने का मौका मिला तो आप सबसे पहले उन मुद्दों को हल करेंगे? देखिए, झारखंड में सबसे पहला जो मुद्दा है, वो झारखंड के नाम में छुपा है, झाड़ प्लस खंड। खंड का मतलब होता है जमीन। और अगर आप झारखंड को जानना चाहेंगे तो सबसे पहले झारखंड के आंदोलन, चाहे वो बिरसा मुंडा के नेतृत्व का आंदोलन हो, तिलका मांझी, रघुनाथ महतो, फूलो जानो, सिद्धू कानू, जो भी लगभग 100 से 150 आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ झारखंड के महापुरुषों ने लड़ा है। और उनका मुख्य कारण ही था जमीन बचाने को लेकर। ईस्ट इंडिया कंपनी को हम लोग अपना धरती में फैलने नहीं देंगे। हम अपनी जमीन, जिसको हमारे पूर्वजों ने पहाड़ काटकर, जंगलों को साफ करके खेत बनाया है, समतल बनाया है, वो अंग्रेजों को उस पर लगान नहीं देंगे। तो खंड का मतलब होता है जमीन। तो झारखंड का सबसे बड़ा इशू है जमीन संबंधित मामले। आज भी वही है। आज मैंने बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ आती हैं, टेंडर लेती हैं, करोड़ों रुपए का मुनाफा कमा के झारखंड की जमीनों को खंजर, मैंने एक तरह से खंडर बना के चली जाती है। लोगों को मुफ्त में बीमारियां देके चली जाती है, ना इनका कोई उचित सुविधा देके जाती है। तो हमें लगता है जमीन संबंधित कानूनों को बेहतर बनाया जाए, ताकि अगर कोई उसका अधिग्रहण हो तो कम से कम कंपनसेशन ठीक ठाक मिले, उनको नियोजन मिले और पीढ़ी दर पीढ़ी मिले। क्योंकि जमीन जब एक बार चला जाता है तो सोच लीजिए आपका अस्तित्व भी चला जाता है। जब जमीन आपके हाथ में होती है तो दादाजी के बाद पिताजी, पिताजी के बाद उनका पुत्र उसमें खेती करता है और अपना जीविका उपार्जन करता है। तो अगर जमीन के बदले को स्थापित हो तो कम से कम ये नियम बने कि पीढ़ी दर पीढ़ी जब तक उद्योग वहाँ रहे वो चले। और उसके बाद झारखंड में स्थानीय नीति बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हर एक राज्य की अपनी एक परिभाषा है। आप पश्चिम बंगाल के
चले जाएं, उड़ीसा चले जाएं, तो वहाँ अन्य राज्यों के लोगों को एग्जाम में बैठने के लिए बहुत तरह का दांवपेच झेलना होगा, गुजरना होगा। वो मतलब आसान नहीं है उन राज्यों में आप। तो ठीक उसी प्रकार जब हर राज्यों की अपनी एक आइडेंटिटी है, वहाँ के राज्यवासियों के लिए वहाँ का हक अधिकार है, तो ये स्थानीय नीति बने। या स्थानीय नीति आज इस राज्य की बहुत बड़ी आवश्यकता है। उसके बाद हमारे यहाँ प्रवास एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि मैं जब से विधायक बना हूँ, मुझे लगता है आज 2 महीना भी मेरा विधायक बना नहीं हुआ, और कम से कम 15, गिनती एग्जैक्ट मालूम नहीं, 12 से 15 नौजवान जिनकी उम्र 26 साल, 28 साल, 30 साल, वो मतलब वहां से एक प्रवासी मजदूर डेथ होके घर वापस आए हैं। तो मेरे राज्य की एक समस्या प्रवासी मजदूर हैं, जो विदेशों में, अन्य प्रदेशों में काम करते करते प्रत्येक 15-20 दिन में आपको घटना मिलेगी कि वो डेथ होकर कफन में लिपट कर अपने राज्य को वापस आ रहे हैं। तो उस विषय में, उस दिशा में हम काम करेंगे, क्योंकि हमारा क्षेत्र एक कृषि प्रधान क्षेत्र राज्य है, और जो भी हमारा पानी वो केवल और केवल उद्योग को जाता है। तो हम चाहेंगे, देखिए, उद्योग का कोई खिलाफ नहीं है, उद्योग आवश्यकता है आज की। उद्योग को लेकर देश के प्रथम प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी कहा था कि ये आधुनिक मंदिर है। लेकिन सवाल ये है कि जो उद्योग ठीक है, लेकिन किसानों को आप दरकिनार नहीं कर सकते हैं। अतः हमारा कृषि प्रधान राज्य है, वो पानी जो उद्योगों को जाता है, वो पानी किसानों के खेतों तक इरिगेशन की व्यवस्था के लिए जाए, ताकि वो दूसरी फसल के लिए अपने आप को तैयार करे। पहली फसल तो धान है हमारी, लेकिन हमारे पास दूसरी फसल एग्जैक्ट नहीं है। तो दूसरी फसल अगर मिल जाएगी तो हमें लगता है कि प्रवास की संख्या भी घट जाएगी, बेरोजगारी की जो संख्या है वो भी घट जाएगी। तो ये मूल इश्यूज हैं झारखंड के, जिन पे अगर हम लोग काम करते हैं तो झारखंड को बेहतर बना सकते हैं। विस्थापन एक आखिरी जी, आप अब अपनी राजनीति के को किस दिशा में आगे ले जाएंगे, क्योंकि हमारा जो मूल जो बैनर भी है कि राजनीति में आगे का क्या प्लान है जयराम का, तो जयराम का आगे का प्लान क्या है? देखिए, हम जहाँ तक देख पा रहे हैं कि एक विधायक बनने के बाद ही जब हम इतना प्रभावशाली रूप से काम कर ले रहे हैं, तो अगर हम लोग सत्ता में आते हैं तो हमें लगता है कि समस्याओं का समाधान थोड़ा सा ठीक ठाक होगा। तो कहीं ना कहीं समस्या का समाधान राजनीतिक देश में राजनीति के माध्यम से ही होगा। लोकतांत्रिक देश है, और राजनीति में के माध्यम से ही समस्याओं का निदान होगा। और हमें लगता है उसके लिए आपको संघर्ष करते हुए सत्ता तक आके काबिज होना पड़ेगा। तो हमारा मकसद भी यही रहेगा कि हम लोग सत्ता के शीर्ष तक आए और राज्य को संभाले, राज्य को चलाएं, और राज्य के लिए नीति नियम बनाएं। जो राज्य में रहकर गलत कर रहे हैं उनको दंडित भी करें, उसके लिए भी हम लोग कठोर कानून अपनाएं। तो हमें लगता है कि आगे हमारा यही प्लानिंग रहेगा। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे ये, चूंकि सहारा निवेशकों का एक मुद्दा जो है वो काफी गरमाया हुआ है आपके झारखंड में, और उस पर अब जो है वो सरकार के पास भी ये मुद्दा चला गया है, और 150 के आसपास मेरी जानकारी में जहां तक है, उनकी जो मौतें हुई हैं उसको लेकर कि मुआवजा दिया जाए, उसके लिए सरकार से हेमंत सोरेन से बातचीत चल रही है उन लोगों की। क्या आपको लगता है कि ये एक बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है, और सहारा निवेशकों की जो पाई जो जिन्होंने अपना जमा किया था, वो जमाकर्ता का पैसा अब उनको मिले, इसके लिए क्या जयराम महतो भी आगे आएंगे क्या? देखिए, हम तो जब लोकसभा का हमारा चुनाव चल रहा था तो हम लगातार उन मुद्दों को उठाए हुए थे, लगातार उन विषय पे बात कर रहे थे। सहारा का जो इशू है उस पे लगातार हम लोग मुखर होकर बात किए हैं, और मेरा भी मानना है कि बड़ी उम्मीद के साथ लोगों ने निवेश किया था कि वो जरूरत के समय काम आएगा। किसी अपने बेटे की पढ़ाई में, बेटी की विदाई में, माता पिता की दवाई में, या फिर बहुत संकट में जब आएंगे तो ये पैसा काम आएगा। लेकिन उनके साथ कहीं ना कहीं अभी तक तो अन्याय हो रहा है, और हम चाहते हैं कि सरकार का इसमें रोल हो, भागीदारी हो, उनको न्याय मिल सके। चलिए जयराम जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप इसी तरह आम जनमानस की आवाज बनते रहिए, और आने वाले समय में सत्ता की गति पर काबिज होइए। इसी शुभकामनाओं के साथ आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो दर्शक अभी तक हमारे इस वीडियो पर बने हुए हैं, वो इस वीडियो को फटाफट शेयर कर दीजिए, और अगर आपने हमारे पेज को लाइक नहीं किया तो पेज को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और बने रहिए पंजाब केसरी।